टाइम्स नाउ के दर्शकों को नमस्कार। इट्स बीन अ लॉन्ग इलेक्शन, बड़ा लंबा इलेक्शन रहा ये। मोदी जी, ये इलेक्शन जब ये आखिरी पड़ाव पे आया है, व्हेन इट इज इन इट्स लास्ट स्टेज, इट हैज बिकम बिटर, इट हैज बिकम नेगेटिव, it has become confrontational. Not even the election commission has been spared right now. You were named the prime ministerial candidate more than 7 or 8 months back. When you look back, क्या election campaign इस तरह होना चाहिए था? Should the election have been so bitter, so negative, so confrontational? Take the example of what has happened in Varanasi. दो अलग अलग चीजें करें अपन। आप देखे होंगे कि सितंबर 13 को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के रूप में मुझे घोषित किया। 15 सितंबर को मेरी पहली रैली हुई रेवाड़ी में एक्स सर्विसमैन की, और तब से अब तक मैं सैकड़ों रैलियां कर चुका हूं, सैकड़ों चाय पे चर्चा के कार्यक्रम कर चुका हूं, सैकड़ों मेरी 3D सभाएं हुई हैं, और शायद देश में इतने व्यापक तौर पर जनता को मिलने के लिए कोई गया हो, शायद ही कोई ऐसा मिलेगा। मेरे पूरे भाषणों का आप सब अवेलेबल है, एनालिसिस कीजिए। आपको ठीक है, छोटा मोटा पॉलिटिकल कमेंट रहता है, लेकिन 95% आप देखोगे मैंने इश्यूज पे बातें की है। महंगाई पे, बेरोजगारी पे, किसानों की समस्या पे, सुरक्षा पर, इन्हीं विषयों पर मैं बोलता रहता हूं। और मैं भारत सरकार से जवाब मांगता हूं कि चुनाव भारत सरकार का है, तो जवाब भारत सरकार ने देना चाहिए। इतना बड़ा चुनाव हुआ, एक बार भी रूलिंग पार्टी के किसी व्यक्ति ने महंगाई पर बोला क्या? किसी इंटरव्यू वाले ने पूछा क्या? क्या महंगाई मुद्दा नहीं है क्या? भ्रष्टाचार मुद्दा है कि नहीं है? मैं हैरान हूं, मेरे देश का मीडिया को भी क्या हो गया है। कम से कम वो तो रूलिंग पार्टी को पूछना चाहिए। हुआ क्या है कि मीडिया के लोग भी मोदी को गुजरात का पूछ रहे हैं। भाई, गुजरात का तो मैंने 2012 के चुनाव में पाई का पल पल का हिसाब जनता को दे दिया। अभी जो कांग्रेस के मित्र गुजरात के बाहर जो आरोप लगा रहे हैं मेरे खिलाफ, वो सारे आरोप उन्होंने गुजरात पर लगाए थे। गुजराती जनता ने उसका जवाब भी दे दिया। फिर भी मैं देश के न्यूट्रल लोगों से अपेक्षा करता था कि वे तो कम से कम बहस को मुद्दों पर ले जाएं। मुझे दुख के साथ कहना हूं कि सिर्फ राजनीतिक दल नहीं, जिनसे न्यूट्रल लोगों से अपेक्षा थी, वे भी कम पड़ गए हैं। ये अच्छी चीज नहीं है। राजनीतिक दलों ने भी इसमें कम पड़ना नहीं चाहिए था, न्यूट्रल लोगों ने भी नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन हुआ है। दूसरा, अभी भी मैं मानता हूं हर चुनाव में ये तीखी बातें वो जनता की बात अपनी पहुंचाने के लिए पहले भी हुई है, पहली बार हुई, ऐसा नहीं है। लेकिन आज दुर्भाग्य क्या है कि 60 मिनट का भाषण हो और 30 सेकंड की एक बात हो, वो 24 घंटे चलती है। 60 मिनट का भाषण एक बार आता है, फिर 30 सेकंड 24 घंटे चलता है। उसके कारण हम छवि ऐसी बना देते हैं कि राजनेता यही करते हैं, रियलिटी वो नहीं है। अच्छा होगा 12 के पहला तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन 12 के 16 के बीच में रियल में फैक्चुअल चीजों का एनालिसिस करोगे तो हो सकता है जो गलती है उनको भी करेक्ट करने का मौका मिलेगा, और जो अच्छा किया है वो भी देश के सामने आएगा। और मैं मानता हूं टाइम्स नाउ इस काम को कर सकता है। दूसरा विषय निकाला आपने वाराणसी का। मुझे तो कल मैं पूरे दौरे पर था, तो मुझे रास्ते में ही पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है। मैं हैरान हूं कि वो सुबह तक सिक्योरिटी के ग्राउंड पे बातें कर रहे थे कि सिक्योरिटी थ्रेट है। 7 दिन पहले भारत के गृह मंत्री ने कहा है कि मोदी पर कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है। चिदम्बरम जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट सारा इतना अच्छा है कि मोदी आराम से 400 रैली कर चुके हैं, और इसलिए इस सिक्योरिटी के नाम पर बातें करना उचित नहीं है। भारत सरकार के 2 वरिष्ठ लोगों का कहना और अचानक कल ये कहना, तो फिर लगता है कि कुछ गड़बड़ है। इलेक्शन कमीशन से क्या शिकायत है मोदी जी? क्यों इलेक्शन कमीशन तो वही करेगी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहे, मगर आपका गुस्सा इस बार इलेक्शन कमीशन पे भी, ऐसा क्यों? अभी तक तो मैं एक शब्द बोला नहीं, गुस्सा कहां से? आपकी पार्टी तो कह रही है। पार्टी ने उनको चिट्ठियां लिखी है, डिटेल ब्यौरा दिया है। मैं ये बात नहीं बता सकता क्योंकि वो काम बनारस से हो रहा है। इट इज बेटर
कि अरुण जेटली जो वहां बैठे हैं, आप मिनट टू मिनट हिसाब से लीजिए, वो आपको डिटेल देंगे। और मैं मानता हूं हम लोकतंत्र से बंधे हुए लोग हैं। हम मानते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन का सर्वाधिक सम्मान होना चाहिए, और इसलिए हमें इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हमारे मन में असंवैधानिक तरीके नहीं हो सकते। लेकिन जब हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो लोकतंत्र में हमें संवैधानिक, वो भी संविधान की मर्यादा में, अपनी बात बताने का, प्रोटेस्ट करने का हक बनता है, और हम उसके बाहर कभी जाएंगे नहीं, कभी नहीं जाएंगे। अभी इलेक्शन कमीशन को तय करना है कि हमें इतना परेशान क्यों किया जा रहा है, और विशेष रूप से एक पार्टी को क्या परेशान किया जा रहा है, मोदी को क्या परेशान किया जा रहा है। बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ, लेकिन मुझे आज वो कहना नहीं है। इलेक्शन कमीशन अपना मर्जी करे क्या। मोदी जी, आपने जो व्हेन यू बिगैन, आपने तीखी बातों के बारे में बात की, डिवाइसिव इश्यूज, आई अंडरस्टैंड विल बी द ट्रांसलेशन। मिस्टर मोदी, दिस इलेक्शन हैज बीन कॉन्फ्रंटेशनल, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. My question to you is, let me take one example of the recent controversy over your comments and your tweets on caste, which happened in this week. When Priyanka Gandhi responded to your Amethi rally, जब उन्होंने respond किया, उन्होंने कहा कि your comments on Rajiv Gandhi were low-level politics, but you chose to pick up only the words low-level, and you made it a duel or a confrontation over caste. Why did you give it a caste spin? And by giving it a caste spin, were you not aware that you would deliberately be getting caste back into this election in a big way? This election could have avoided the issue of caste. मैं हैरान हूं, टाइम्स नाउ को इस परिवार को प्रोटेक्ट करने में इतना इंटरेस्ट क्यों है? क्या टाइम्स नाउ का जिम्मा नहीं है कि राजीव गांधी के संबंध में जो बोला है पूरा का पूरा दुनिया को दिखाइए? एक शब्द बुरा हो, कटुता का हो, मैं सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगने को तैयार हूं। मैंने एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी है, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मैंने ये कहा कि हैदराबाद के एयरपोर्ट पर आंध्र के चुने हुए मुख्यमंत्री का अपमान हुआ था। क्या इस बात को इनकार कर सकते हैं? क्या इस देश की जनता को फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देना गलत है क्या? अगर पंडित नेहरू के जमाने में कोई फैक्चुअल एरर हुआ, वो आज देश में कोई बताता है, तो क्या वो हम नेहरू जी का अपमान कर रहे हैं क्या? क्या हिस्ट्री में किसी चीजों का कोई चर्चा ही नहीं होगा क्या? हाँ, मैंने राजीव जी के लिए कुछ भद्दा बुरा बोला हूं तो उनकी बेटी के नाते गुस्सा, इससे भी ज्यादा गुस्सा करने का हक है, उसके लिए मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन आप उस बात की आप ही चर्चा न करो और मेरे गले में मर दो, तो ये तो शोभा नहीं देता है। और मैं चाहूंगा कि टाइम्स नाउ ये हिम्मत बताएं कि मोदी ने कहा फैक्चुअल क्या है, फैक्चुअल एरर है, और मेरे शब्द प्रयोगों में, ठीक है, कभी कभी आम सभा में बोलते हैं, एक कंटिन्यूटी होती है, एक शब्द कभी इधर उधर आता, लेकिन इसमें तो नहीं आया है, इसमें तो नहीं आया है। तो आपको तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने का हक बनता है, लेकिन हमें सत्य रखने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए कि हम एक सामान्य समाज से आए, सामान्य परिवार से आए, कि ये देश ऐसा हो गया है, ये मेरा लोकतंत्र ऐसा हो गया है कि जो पूरा एक परिवार को समर्पित हो जाए और एक गरीब आदमी कुछ बात बोले तो सारी दुनिया टूट पड़े। But do you believe that Priyanka Gandhi was making a reference to your caste? क्या आपको लगता है उस कास्ट के बारे में बात कर रही है? मैं तो गुजराती भाषा में पढ़ा लिखा हूं, जो अर्थ गुजराती में मैं समझता हूं वो यही है जिसका मैंने जवाब दिया है। और दूसरी बात मैंने ये कही है, कल भी मैंने कहा, कल जब नीच कर्म और नीच जाति की बात हुई तो कल भी मैंने कहा है कि भाई CWG का घोटाला ये नीच राजनीति नहीं है क्या? टॉयलेट पेपर से पैसे खा जाना ये नीच राजनीति नहीं है क्या? सुप्रीम कोर्ट कहे कि गरीब बच्चों को अनाज बांट दो और आप अनाज सड़ने दो, और शराब बेचने बनाने वालों को 80% में अनाज दे दो, क्या ये नीच राजनीति नहीं है? ये नीच कर्म नहीं है? हमारे निर्भया के पर इतना बड़ा कांड हो जाए, आप बजट में निर्भया के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट घोषित करो पूरे देश की माताओं बहनों के लिए, और साल भर एक पैसा खर्च न करो, सिर्फ बजट में लिखने के लिए लिख दो, और उससे ज्यादा आप दोबारा इस इंटरिम बजट में भी फिर निर्भया का 1000 करोड़ घोषित कर दो। एक नया पैसा 1.5 साल से खर्च नहीं कर रहे हो। ये नीच राजनीति है कि नहीं है? ये नीच कर्म है कि नहीं है? अगर आप नीच राजनीति का जो अर्थ आप समझते हैं,
नीच राजनीति का नीच कर्म की बात आप जो समझते, जो सोकल लोग अब समझाने लगे, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं। निकाल दो जाति, चलो निकाल दो, मुझे कोई इतराज नहीं। मगर नरेंद्र मोदी की जो फिलॉसफी है, जो स्टेटेड फिलॉसफी वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत। वही तो मेरा मंत्र है। तो मेरा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी को तो पता है कि अगर वो कास्ट की बात उठाए तो कास्ट पॉलिटिकल डिबेट में आ जाती है। आपने कहा कि नहीं, देखिए मैं बताता हूं, योर एक्यूजेशन वाज ऑन कास्ट, दैट शी मेड अ रेफरेंस टू माय कास्ट। मैं बताता हूं, मैंने ये कहा है कि शोभा नहीं देता है, ये शोभा नहीं देता है, और मैं मानता हूं शोभा नहीं देता है। ये शब्द प्रयोग अच्छा नहीं है। उन्होंने जिस भाव से कहा है वो भी शब्द प्रयोग अच्छा नहीं है। मान लो मैं गलत समझा, मान लिया, लेकिन उन्होंने जो समझ के कहा है वो भी शब्द प्रयोग ठीक है क्या? लेकिन ये ऐसा परिवार है, लाखों परिवारों को पाला है, तो आप लोगों में कहां से हिम्मत होगी सच बोलने की भाई? इम्पॉसिबल। मोदी जी, हम तो सवाल सबको इक्वली पूछते हैं। सवाल पूछते हैं, मैं एक मिनट जी, सवाल पूछते हैं, लेकिन कुछ सवाल एक आध बार के लिए काम आता है, और कुछ सवाल हैं जो 6-6 महीने तक चलाए जाते हैं, तब जाके पता चलता है कि आप कहां दबे हुए, कहां बंधे हुए, और कहां आप खुल करके आते हैं। मोदी जी, हम पे कोई दबाव तो है नहीं, तो इस बात को मैं आपके सामने सीधी तौर से रख रहा हूं, मगर मैं फिर मूल सवाल पे आ रहा हूं। द इशू इज दैट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। मोदी जी, क्या आप मानते हैं, दिस आवर कंट्री नाउ इट्स 24 years आफ्टर मंडल, 22 years after the Babri Masjid demolition. Many people felt that this election was a real opportunity to move beyond caste and to move totally beyond religion. And that you could have played a role in actually making sure that the focus totally moves away from caste and religion. My question to you, Mr. Modi, is that when people like Amit Shah said Mullah Mulayam, there was a religious symbolism to it. When Giriraj Singh says those who don't vote for Modi should go to Pakistan, Pakistan is their Makkah Medina, there is a clear religious overtone to it. You did tweet against it. You indicated that you disapproved of it. But you could have come out much stronger. You could have publicly taken a position, been tougher, been harsher. And had you done that, with the stature you command... अगर वो मैं न करता, मेरी इंटरनल व्यवस्था में वो न किया होता, तो वो कंटिन्यू नहीं रहता क्या? बंद हो गया कि नहीं? बंद हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब मैंने कोई टफ स्टैंड लिया है, इतना तो आप भी समझ सकते हो। लेकिन वो मुझे मीडिया में जाकर के हो हल्ला करना चाहिए, जरूरी थोड़ा है क्या? Do you feel you could have been tougher? मैं टफर हुआ हूं, इसीलिए तो हुआ है जी। मैं ऐसी चीजों को मैं खुद करता हूं जी। आपको हैरानी होगी, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास सारी चीजें पड़ी है जी। मेरा 45 साल का सार्वजनिक जीवन है, और एवरेज में 45 साल से एवरेज में कह सकता हूं रोज 1-2 घंटे मेरा सार्वजनिक डिस्कोर्सेस हुए। छोटा बात नहीं है, छोटे ग्रुप में, बड़े ग्रुप में। आप मेरे मुंह से ऐसा एक शब्द नहीं निकाल सकते, एक शब्द नहीं निकाल सकते। लेकिन दुनिया के किसी कोने में कुछ भी होता है, उसको मोदी को जोड़े बिना अगर आपका टीआरपी नहीं बढ़ता है, तो इसलिए हर चीज को मोदी के साथ जोड़ देना, ये भी तो ठीक नहीं है। But do you believe these leaders were trying to give a religious spin? Do you believe they were trying to exploit sentiments? मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं इतना ही कहूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इतना ही कहता हूं, कोई सोच करके सबने किया होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। But Mr. Modi, you have yourself also said some things which have religious overtones. जैसे जिसको माना जा सकता है कि आप एक धर्म के लोगों के लिए बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एक धर्म के लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं जी। जैसे कि बंगाल में आपने जो कहा, आपने कहा मोदी जी की, और मेरे पास इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसका, जो मुझे समझ में आता है कि इट्स क्वाइट क्लियरली अ ट्रांसलेशन। आपने कहा दोज हु ऑब्जर्व दुर्गा अष्टमी एंड दोज हु स्पीक बंगाली, दे आर ऑल मदर इंडियाज चिल्ड्रन। Why should it be the case? कल मैंने उसको जरा और आप लोगों को समझ में आया इसलिए दूसरा बोला। मैंने कहा देखिए, 2 प्रकार के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी इसमें आप देख लीजिए। मैं वही बोला हूं जो सुप्रीम कोर्ट बोलती है, मैं वही बोला हूं जो ममता बनर्जी ने 4 अगस्त 2005 को पार्लियामेंट में बोला था। मैं वही बोलता हूं जो 1996 में इंद्रजीत गुप्ता ने एज अ होम मिनिस्टर, एज अ लेफ्टिस्ट बोला था। मैं वही बोल रहा हूं जो 1995 में या 6 में
पीएम सैयद जो हमारे MOS होम थे, उन्होंने जो बोला था वही मैं बोल रहा हूं। दो बातें हैं। आप मुझे बताइए, दुनिया के किसी भी देश में इंडियन ओरिजिन होगा, अगर उस देश में उसको दिक्कत होगी, अफ्रीका में हो, फिजी में हो, जावा में हो, सुमेत्रा में हो, सूरीनाम में हो, वो जाएगा कहां? उसका पासपोर्ट का रंग तो अलग है, 150 साल से वो गया हुआ है, क्या गुनाह है, कहां जाएगा? उसके लिए एक ही जगह है, वो यहां आएगा। क्या इस देश का कर्तव्य नहीं है कि 100 साल 150 साल पुराने उसके जो भारत के बेटे हैं, जिसको अब वापिस आना है, मुसीबत में है, वो कोई लूटने के लिए नहीं आ रहे, क्या उनके साथ न्याय होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अगर बांग्लादेश में जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजियन उनको वहां से खदेड़ा जाता है, उनका जीना दुष्कर किया जाता है, जो पॉपुलेशन विभाजन के समय 35% थी, जो पॉपुलेशन आज 7% हो गई, उनके लिए तो जगह बची नहीं है। तो वो अगर हिंदुस्तान में आते हैं, जो भारत मां की जय बोलते हैं, अब दुर्गा का आपको बुरा लगा होगा तो मुझे क्षमा करिए, लेकिन भारत मां की जय बोलते हैं, वे आते हैं, तो इस देश ने क्या उनको मरने के लिए धकेल देना चाहिए क्या? जाओ वापस मारो काटो, जो होगा होगा, तुम जानो, तुम्हारा नसीब जाने। हमारे पॉलिटिकल डिसीजन के कारण उनको मरना पड़ेगा। दूसरा, मैं ये कहता हूं कि अगर आसाम में ऐसे लोग आए हैं, बंगाल में आए हैं, इसकी जिम्मेवारी सिर्फ आसाम और बंगाल की नहीं होनी चाहिए। गुजरात ने भी कुछ लोगों को संभालना चाहिए, राजस्थान ने संभाल, पूरे देश ने थोड़ा थोड़ा बांट लेना चाहिए, लेकिन इनको हमारा लोगों समझाना चाहिए। जो इन्फिल्ट्रेटर है वो पॉलिटिकल एजेंडा के साथ आते हैं, और हमारे देश के राजनीतिक दल आज से पहले कभी इन्फिल्ट्रेटर्स के पक्ष में नहीं बोलते थे। कुछ खुलकर के विरोध करते थे, कुछ मौन रहते थे। पहली बार देखा गया है कि इन्फिल्ट्रेटर्स के संबंध में निमंत्रण देने की बात हो रही है, और जो निमंत्रण देते हैं मैं उनको पूछता हूं, जो खुल करके कहते हैं कि बांग्लादेश से जो इन्फिल्ट्रेटर आते हैं, तो तस्लीमा नसरीन के लिए उनका एटीट्यूड अलग क्यों है? तस्लीमा को तो हम बंगाल में नहीं रहने देंगे, ये आंदोलन क्यों चलाते थे फिर? तो ये दो मानदंड किसके हैं? और इसलिए मेरा कहना बहुत साफ है, इसमें हिंदू मुसलमान का विषय ही नहीं है। तीसरी बात है, पाकिस्तान से राजस्थान में 45 साल से हजारों परिवार आकर के पड़े हुए हैं। अभी तक वो भारत मां के गोद में आकर के अपना सर छुपा के रह रहे हैं। उनको मां का प्यार चाहिए, कोई उनको भारत मां का लाल कहने के लिए भारत की सरकार करने को तैयार नहीं। आपके यहां बंगाल में मथुआ समाज है जो बांग्लादेश से आया है, भारत मां की जय करने के लिए आया, और कोई इरादा नहीं उसका, कुछ लेना पाना, गरीब लोग हैं। 40 साल हो गए उनको नागरिकत्व नहीं दिया जा रहा है, सिटीजनशिप नहीं दिया। अब बांग्लादेशियों को तो सब दे रहे हो, घुसपैठियों को, शरणार्थी को कुछ नहीं दे रहे हो। ये जो हमारी वोट बैंक की राजनीति है, किसी ने तो वोट बैंक की राजनीति के खिलाफ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। अगर देश के हित में बोलना, मैं हैरान हूं, आप जैसे लोग टेररिज्म के खिलाफ बोलो तो बोले सांप्रदायिक, जनसंख्या वृद्धि के लिए बोलो तो बोले सांप्रदायिक, घुसपैठियों के लिए बोलो तो सांप्रदायिक, तो मेरे देश के लिए कौन बोलेगा भाई? नहीं मोदी जी, देखिए, इंडिया इज नॉट अ वन रिलीजन कंट्री। India has not been a country which is only Hinduism has gone from India to the world. There are several religions which originate in India. My question to you, Mr. Modi, is that when on April 7th you released your manifesto, and what you are saying is that I am not giving a religious color, I am only talking about people who are persecuted, and I am welcoming back people who are persecuted. In your manifesto you said good governance and development. But in your manifesto, you also say that India shall remain a natural home for persecuted Hindus, and these persecuted Hindus will be welcome to seek refuge here. My very simple question to you is, बहुत simple सवाल है, why only persecuted Hindus, Mr. Modi? Why not persecuted Buddhists? Why not persecuted Sikhs? Why not persecuted Jains? Why not persecuted Muslims or persecuted Christians? Because if the BJP speaks the language of inclusion, then Mr. Modi, your manifesto should have said persecuted आप Sikhs, जो बोलते हैं Jains, सब, आप जो बोलते हैं सब मैं मानने को तैयार हूं, but it's not in your manifesto. हम मानते हैं कि सब हमारे ही लोग हैं, इस देश में पले बड़े सब। इसको दुनिया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार हिंदू ये रिलीजन नहीं है,
हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है। आप रिलीजन में चले गए, हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है, और उसमें न बुद्ध को इतराज है न सिख को इतराज है। इतना ही नहीं, आज भी केरल में हमारे ईसाई संप्रदाय ऐसे हैं जो इसी प्रकार से जीवन जीते हैं। ये आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हम नहीं करते हैं। नहीं, मगर आपके मैनिफेस्टो में तो सिर्फ हिंदूज का रेफरेंस था। हम हिंदू रेफरेंस जो करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से करते हैं, वे ऑफ लाइफ के रिलीजन के हिसाब से नहीं करते। सो द रेफरेंस टू हिंदूज इन द मैनिफेस्टो वी डोंट बिलीव दैट। हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, मानने को तैयार नहीं है। हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ। And you just spoke in your first answer, you said निमंत्रण देने की बात है, इन्फिल्ट्रेटर्स को निमंत्रण देने की बात है। जस्ट एक फॉलो अप क्वेश्चन है उसका मोदी जी, कि बांग्लादेश में आज करीब 8 या 10% पॉपुलेशन जो है हिंदू है, यानी कि 15 मिलियन, देयर विल बी 150 लाख Bangladeshis who will be Hindus. Are you also not giving an open invitation in that sense by saying that all those who celebrate Durga Ashtami and who are persecuted will be welcome? मैं मानता हूँ ये अर्थ निकालना गलत है। उनकी तो मजबूरी है, मुसीबत है, उनका जीना मुश्किल हो गया। और मैं चाहूंगा कि टाइम्स नाउ एक 3-4 महीने वहां रिसर्च करे, मेहनत करे, और ह्यूमन कॉज के लिए विश्व के सामने बांग्लादेश की हालत क्या बनी है दुनिया के सामने लाएं। मोदी का वर्जन लेने की जरूरत नहीं। No, because this clarification is very important when you said that the reference to persecuted Hindus, because this has been a subject of discussion मेरा मुद्दा for a long time, Mr. Modi, and I'm sure you're aware of it. नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आपको करना पड़ेगा। ये वोट बैंक की राजनीति करने नहीं देती जी। मैं तो ये, आप बांग्लादेश से सीमित हो जाते हैं तो मुश्किल होती है। अब फिजी, जावा, सुमेत्रा, अफ्रीका सब देखो ना भाई, कहां जाएगा वो? क्योंकि जब ये मैं बताता हूं, जब अफ्रीका में बीच में आतंकवादियों ने हमले बोले तो सारे जो ओरिजिनल गुजराती थे बेचारे बोलना भी नहीं आता है, 100 साल पहले गए थे, तुरंत मेरा संपर्क किया, साहब हम क्या करें, हम कहां जाएं, क्या करोगे आप मुझे बताइए ना। So you are saying all persecuted people whose families may be of Indian origin, whether they are Christian or Muslim or Sikhs or Jains, that India is their natural home? Is that what you are saying? बिल्कुल स्वाभाविक है भाई, लेकिन इसका मतलब आप विभाजन के जोड़ में मत, वरना आप 1947 की घटना को भी जोड़ के कर दोगे। नहीं, तो ये खेल मत करना। नहीं, मैं बताता हूँ, मैं साफ बताता हूँ, मुझे कोई संकोच नहीं है, और मैं वोट बैंक की राजनीति के लिए उलझता नहीं हूँ जी। वोट आते हैं, सरकारें आती हैं, जाती है, जाने दीजिए, देश अजरा अमर होता है। दुनिया के किसी भी देश में रहने वाला व्यक्ति जिसका पासपोर्ट का कलर कोई भी हो, खून का रंग अगर हमसे मिलता है, उसका हक बनता है हिंदुस्तान पे। मोदी जी, क्योंकि ये सारे सवाल जो मैंने किए, अब मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, मगर जो द सेंट्रल लाइन ऑफ थॉट इज बेसिकली दिस, दैट वेदर इट इज अमित शाह's Mullah Mulayam comment or Giriraj Singh's comment or the Durga Ashtami comment or the manifesto, if one puts it all together and one were to ask you that, do you feel that the BJP, and especially the BJP under the leadership today of Narendra Modi, is still seen to be a right-wing religion-based party that leans more? And this clarification of yours on the manifesto is important, that this election, did it give you an opportunity to break away from the mode of being a right-wing religion-based party? पहली बात है, And did you take up that opportunity? पहली बात है, इस पूरे चुनाव को हमारी भरपूर कोशिश रही है गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट पे आगे ले जाना। हमारी कोशिश रही है कि 21वीं सदी का हिंदुस्तान कैसा हो, उन सपनों को उजागर करने वाला चुनाव हो। हमारी कोशिश रही है कि जिनको आगे की जिंदगी का भविष्य तय करना है, उन नौजवानों को केंद्र में रख करके पूरे इलेक्शन कैंपेन को चलाया जाए। और मैं विश्वास से कहता हूं, इन्हीं मुद्दों के कारण हमें जन समर्थन मिला है और हम इन मुद्दों के साथ कमिटेड हैं। और मैं मानता हूं कि देश, भारतीय जनता पार्टी जो भाषा बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव में चली है, उसको देश की जनता ने कोई क्वेश्चन नहीं किया है। लेकिन 60 साल से एक परिवार से जुड़े हुए वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप हैं, उनके लिए उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। देश की जनता निकल चुकी है। मोदी जी, राहुल गांधी के साथ जब मैंने इंटरव्यू किया था जनवरी में, जब कैंपेन शुरू हुआ था, आई डन एन इंटरव्यू विद राहुल गांधी सिंस ही वाज बीइंग प्रोजेक्टेड बाय द पार्टी as not its prime ministerial candidate but
their principal campaigner. So I had asked him one question in the context of the 1984 riots. I said to him that, are any congressmen, do you think any congressmen, when you look back, were involved in the 1984 riots? My question to you is this, that in your view, were any members of the Sangh Parivar, VHP, BJP involved in the 2002 riots? मैं मानता हूं कि गुजरात के दंगों में जितना वाइब्रेंट जुडिशरी रही है, जितना एक्टिविज्म रहा है जुडिशरी का, और जितना वाइब्रेंट मीडिया रहा है, और जितना ओवर एक्टिव एनजीओज रहे हैं, जितना इंटरनेशनल एजेंसियां रही हैं, उसके बाद सारी स्क्रूटनी के बाद मैं मानता हूं उनको निर्णय करने दीजिए। मोदी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, और मोदी के सर्टिफिकेट पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए। मोदी के सर्टिफिकेट पे जरा भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज पर ही भरोसा करना चाहिए। एंड लेट, उन्होंने किया है, आगे भी करेंगे। नो, देयर इज वन साइड इज द लीगल प्रोसेस, और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि आप भी अपना नाम हिस्ट्री में दर्ज करा दीजिए कि आपने पहला इंटरव्यू जिसका किया था और आखिरी इंटरव्यू जिसका कर रहे हो, तो टाइम्स नाउ को क्रेडिट मिल गई है। No, I don't want any credit, Mr. Modi. My job honestly is to speak to all the people in this election and ask them all the questions that I possibly can. And Mr. Modi, I know that you have been given a clean sheet by the courts, and I know that the courts have found nothing against you in the Gujarat riots. But in the spirit of my questioning, there are just one or two more questions I'd like to ask. You know, the question is on Mayaben Kodnani. I was reading quite a few books which actually say that Mayaben Kodnani was more a supporter of Keshubhai Patel. She was certainly not politically in the Narendra Modi camp. Yet, despite the charges against her, which were quite serious, you brought her as a cabinet minister in 2007. When you look back, Mr. Modi, given her conviction, do you regret that? Do you feel you made a mistake? आपको क्या है यार, कौन जानकारी देता है? रिसर्च तो करो यार। मैं तो मानता था अन्ना बड़ी रिसर्च करता है। आपकी जानकारी के लिए, उस समय उन पर कोई चार्जेस नहीं थे। बाद में जब यूपीए 2 बना, यूपीए 2 बनने के बाद जो सारे खेल चले, उसमें से जो आया, फिर एसआईटी बनी, उसके बाद उनको डाला गया। तो जब मैंने मिनिस्टर बनाया था, तब उन पर चार्जेस नहीं थे, आपकी जानकारी के लिए। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं उनको भी अभी कई कोर्ट से अपना न्याय लेने का हक बनता है। एक नागरिक का उनका हक है, उनको अपना काम करने दीजिए। But Mr. Modi, do you believe in retrospect that she could have been protected by the state agencies or the police, Mayaben Kodnani in this case? Because during the trial, ये काम दिल्ली में बहुत हुआ, 84 के बाद बहुत हुआ। मेरा स्पष्ट मत है, कानून को कानून का काम करना देना चाहिए। मेरी सरकार का काम न किसी की मदद करना है, न किसी को प्रताड़ित करना है। मेरी सरकार को मुझे उससे अलग रखना चाहिए, और मैं हमेशा रखता आया हूं। मेरे खुद के लिए भी रखा है मैंने। ये आपके गले नहीं उतरेगा, क्योंकि आप इतना गंद दिमाग में भर के लोग, आप यानी नॉट अर्नब गोस्वामी, एक टोली है। ये सत्य समझने के लिए उनको भी और 25 साल लगेंगे, सत्य जानने के लिए, स्वीकार करने के लिए। नहीं, in my mind, I have no gun or I have no biases or prejudices. I'm just asking you, Mr. Modi, that after the clean sheet which you got, you wrote a very detailed blog, in which you said that I had repeatedly reiterated the same principles in my daily interactions with the media in those fateful days of February, March 2002 as well, publicly underlining, and I'm reading from your blog, the political will as well as the moral responsibility of the government to ensure peace, deliver justice and punish all those guilty of violence. Mr. Modi, do you feel that your government fulfilled this moral responsibility to ensure peace? Yes, not necessarily. आगे जाने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो। And handle the आप एक काम करो। Just let me complete. आप एक काम करो। Handle the situation with the political will that was required. सुनिए, आप एडिटर हो। आप बाद में जाके एक भाषण 1 घंटे का दे देना, मुझे क्या प्रॉब्लम है? No, I don't. आपकी चैनल है, आप बोलते रहना। आप बोलते रहना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, आप एक काम कीजिए, हिंदुस्तान के आपको पसंद आए ऐसे 10 कम्युनल राइट उठा लीजिए, पूरे देश के कोई भी 10, उसमें एक 2002 भी ले लीजिए। उसमें कितने एफआईआर दर्ज हुई, कितने अरेस्ट हुए, कितने केस चले, कितनों को सजा हुई, और वो डाटा देश के सामने रख दीजिए। उसमें से
अगर आपको लगता है कि मोदी ने फुलफिल नहीं किया तो 6 दिन प्राइम टाइम में इसी को आप देते रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर मोदी सच है तो ईमानदारी से 30 सेकंड के लिए भी सही न्यूज दे देना। No, we have covered all sides of the story, including when you were given a clean sheet by the courts, Mr. Modi. So on that we maintain absolute objectivity. Mr. Modi, my next question to you is on the question of allies, because it's a very significant question, it's a political question. Are you absolutely sure, completely 100% confident, Mr. Modi, that you will cross 272 by yourself and that you will need no other parties to form the government in Delhi? दो चीजें आप मिक्स करते हो। एक तो पार्लियामेंट का अरिथमेटिक होता है, उसकी अपनी जगह पर है, सरकार के लिए अरिथमेटिक रहता है, लेकिन देश चलाने के लिए अरिथमेटिक नहीं होता है। देश चलाने के लिए एक स्पिरिट होता है, और स्पिरिट होता है सबका साथ। और इसलिए मान लीजिए मुझे कल 350 भी सीट मिल जाए मेरी पार्टी को, तो भी मेरा मत बनता है कि लोकतंत्र में सभी दलों का महत्व है, हमारे विरोधी दलों का भी महत्व है, हमारी गौर आलोचना करने वालों, तभी तो लोकतंत्र चलता है जी। सरकार चलाने के लिए नंबर तो देश दे देगा, देश चलाने के लिए मुझे सबका सहयोग चाहिए, और मैं जितना कर सकता हूं करूंगा सबका सहयोग लेने के लिए, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के हो। भाई देश चलाना अलग विषय है, सरकार चलाना अलग है, और इसलिए दोनों को आप ऐसे मत कीजिए, आंकड़ों में मत जोड़िए। आंकड़े तो 16 तारीख को पता चल जाएगा। इसको हमें 350 सीट मिल जाए तो भी मैं मानता हूं एक पार्टी का कोई एक एमपी चुन करके आया होगा ना, मेरे लिए वो उतना ही मूल्यवान है जितने की 125 करोड़ देशवासी मूल्यवान है। आप जो आंसर दे रहे हैं वो दे रहे हैं रिस्पेक्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एवरी पर्सन एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग एवरीवन अलोंग। इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी। यस, बट आई आल्सो नो that Narendra Modi is a very savvy politician, and Mr. Modi, you must admit it, you also know the importance of political arithmetic. Let me bring you back to my question, Mr. Modi. Everyone is watching this interview, and what they want to know from you is that are you saying that in a post-poll scenario, and please restrict your answer in the context of political arithmetic. I know you spoke about chemistry, and I also know, due to having interviewed you several times in the past, that you are, if you want to, you are very good at avoiding the question, but I want to bring you back to the question. Mr. Modi, tell me, are you absolutely sure that there are all these parties who you have severely criticized, and they have severely criticized? Are you, that you will not seek the support of these parties who have bitterly criticized you and who you have bitterly criticized in the course of this campaign? I'm talking about parties like Mayawati, Mamta Banerjee, even Jayalalitha to some extent, even Naveen Patnaik to some extent. Can you do business with them if you have to? देखिए मैं बताता हूं, आप चुनाव अभियान की जो बातें हैं ना, उसके आधार पर राजनीति नहीं चलती है भाई। आप थोड़ा पुराना इतिहास देख लीजिएगा। पुराना इतिहास, चुनाव की राजनीति, चुनाव एक अलग माहौल होता है, लोक शिक्षा करना एक जिम्मेवारी होती है, हर दल अपनी बात बताता है, अलग अलग तरीके से बताता है, और इसलिए इस चीजों को मत चिंता कीजिए, इसकी चिंता मत कीजिए। देखिए मैं बताता हूं, जिस दिन मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, तब देश के सभी मेन स्ट्रीम मीडिया का एक ही सेंट्रल स्टोरी था कि बीजेपी को कोई साथी नहीं मिलेंगे। सेंट्रल स्टोरी था। और हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में ये पहला चुनाव ऐसा है कि जिसमें बीजेपी के साथ 25 पार्टियां प्री पोल अलायंस के साथ चुनाव लड़ रही है। एनडीए के समय भी कभी प्री पोल अलायंस हमारा नहीं हुआ था, कांग्रेस का भी कभी इतना बड़ा प्री पोल अलायंस नहीं हुआ था। और इसलिए ट्रैक रिकॉर्ड से भी एनालिसिस करें, अरिथमेटिक छोड़ दो, केमिस्ट्री छोड़ दो, तो भी कुछ आपके सवालों का जवाब अपने आप मिल जाता है। पर मोदी जी, मैंने आपके जब अमेठी में आपने स्पीच दी स्मृति ईरानी के समर्थन में, जहां पे आपने कहा कि शी इज माई छोटी बहन, तो आपने एक और बात कही थी कि अगर जरूरत पड़े तो कुछ काम इधर कराना हो तो मैं करा सकता हूं, समाजवादी पार्टी में अगर मुलायम सिंह यादव को कहूं तो वो आके काम करेंगे। तो मैं दो बातें होती है, एक बात होती है कि किसी के साथ काम करके देश को आगे चलाना, दूसरी बात होती है पॉलिटिकल अरिथमेटिक। मैं तीसरी बार और एक बार इस प्रश्न की कोशिश करूंगा आपसे पूछने कि अगर जरूरत पड़े आंकड़े लाने के लिए, इफ यू टू ब्रिंग द नंबर्स टुगेदर, आर यू विलिंग टू रीच आउट टू मायावती
Because the BJP and the BSP have worked together in the past. Are you willing to reach out to Mamata Banerjee? Are you willing to reach out to Jayalalitha, if required, to form the government, get the numbers and form a strong government? दो विषय जरा आपको मैं समझा दूं, और मैं चाहता हूं आप इसी पर पूरा इंटरव्यू पूरा कीजिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बताता हूं मैंने अमेठी में क्या कहा। अमेठी में मेरा विषय यह था, मैंने कहा राहुल जी ने ये कहा कि डेवलपमेंट इसलिए नहीं हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट हमारा रिस्पॉन्ड नहीं करती। दैट वाज हिज स्टेटमेंट। तो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हुआ है तो आप सार्वजनिक करो कि आपने स्टेट गवर्नमेंट को कितनी चिट्ठियां लिखी है, सार्वजनिक करो, आपका काम स्टेट गवर्नमेंट रोकाएगा। और मैंने कहा मुलायम सिंह जी अपने इलाके में रोड बनता है तो मना क्यों करेंगे, अपने यहाँ में अस्पताल बनता है तो क्यों मना करेंगे। तो मैंने कहा ये और 200 पर 2, और मैंने कहा मुझे विश्वास है कि मुलायम सिंह जी का मेरा राजनीतिक मतभेद होगा तो भी अगर मैं डेवलपमेंट का काम लेके जाऊंगा मुलायम सिंह जी सहर्ष स्वीकार करेंगे। मैंने ये भी कहा कि वहां 3 एसपी के एमएलए हैं, 2 बीएसपी के एमएलए हैं, वो भी अगर स्मृति ईरानी जी चुनकर के बाद अच्छा काम लेके जाएंगे जरूर उनका समर्थन करेंगे। ये मैंने बहुत प्रैक्टिकल विषय रखा जी बिल्कुल। अब मेरा दूसरा सवाल। हाँ, अब दूसरा आपका सवाल है, वो सवाल आपका इरिलेवेंट इसलिए है क्योंकि सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता भरपूर समर्थन दे रही है, लेकिन जब समर्थन मिलता है तो अहंकार नहीं देती है जनता, जिम्मेवारी देती है। अहंकार मुझे अलग ले जाता है, जिम्मेवारी मुझे जोड़ने के लिए ले जाती है। और मेरा काम रहेगा देश के लिए। मैंने पहले ही कहा आपको, दोबारा बोलता हूं, और हिंदी में समझ नहीं आया तो फिर एक बार बोलता हूं, एक एमपी चुन करके आएगा, एक मेरे लिए, वो भी 125 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधि है। सरकार चलाना का मतलब होता है नंबर गेम हो, देश चलाने का मतलब होता है सबका साथ लेना ही चाहिए, सबको साथ लेकर के ही चलना चाहिए। और मैं ये नहीं मानता हूं कि एक बीजेपी है जिसको देश का भला करना है और औरों को नहीं करना है, हम ऐसा नहीं मानते। हालांकि विचार अलग अलग होंगे लेकिन सब लोग देश का भला करना चाहते हैं। पर मोदी जी आपने why did you antagonize so many parties? Let me give the example of one. Let me take the example of Mamata Banerjee, with whom your greatest war is now going on. You are having a great war with Mayawati now, but you had a longer war with Mamata Banerjee. In one of your recent interviews, Mr. Modi, you said that your decision, I think it was to ABP, you said that your decision to, change the pitch of the attack as the campaign progressed was a strategic decision. But on April 9th, since I've been following all your rallies and your speeches quite carefully, on April 9th, you made a speech where you said that Mamata Banerjee is trying to clear up the potholes of Bengal, which were not cleared up for 32 years. In other words, you said she was doing development work. Later on, as the campaign progressed, you are extremely critical of Mamata Banerjee, and you've said that you understood my question. So why did you change your, just one line, why did you change your line of attack? Did you change the facts? फैक्ट्स भी क्या आपने बदल दिए अपने अटैक को लेकर? मैं बताता हूं। मैं मानता हूं कि 35 साल लेफ्ट ने बंगाल को बर्बाद कर दिया। पूरा ईस्टर्न इंडिया है। अब देखिए, अगर कलकत्ता बहुत ही इकोनॉमिकली वाइब्रेंट होता तो पूरे ईस्टर्न इंडिया को बहुत बड़ा फायदा होता, लेकिन दुर्भाग्य से हिंदुस्तान के डेवलपमेंट में पश्चिम बंगाल, जो कि ईस्टर्न इंडिया में बहुत बड़ा रोल कर सकता है, वो एक प्रकार से एक टापू बन गया। सारे हिंदुस्तान की गतिविधि से कट हो गए। 35 साल ऐसे खराब गए। दीदी जब आई तो मेरा मत था कि दीदी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करेगी, और मुझे आशा भी थी। जब मैं वहां गया तो मैंने कोई इतना रिसर्च नहीं किया था, मोटा मोटा मेरे पास जानकारी थी, और कभी हम लोग मिलते थे तो नमस्ते नमस्ते में बात होती थी, तो मुझे लग रहा था दीदी कुछ कर रही है। तो मैंने उनकी तारीफ की कि जो 35 साल में नहीं हुआ, दीदी कोशिश कर रही है। लेकिन जब मैं वापस आया तो ढेर सारे मेल मेरे पर आए, इतनी जानकारी आई, मैं हैरान था यार। मैंने कहा मैंने रिसर्च किया होता तो अच्छा होता। तो मैंने कहा लोकतंत्र के हिसाब से मैं मानता हूं ईस्टर्न इंडिया का डेवलपमेंट करना है तो कलकत्ते को बहुत ही वाइब्रेंट सिटी बनाना पड़ेगा, बहुत ही ताकतवर बनाना पड़ेगा, इकोनॉमिकली बहुत ही
गति लानी पड़ेगी, जिसका इम्पैक्ट अगल बगल के 5-6 राज्यों पे होगा। अगर वहां पर हम अच्छी व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं तो नॉट ओनली बंगाल, पूरे ईस्टर्न इंडिया को नुकसान होगा। और 4-5 सेंटर है, पटना है, कलकत्ता है, रांची है, गुवाहाटी है, भुवनेश्वर है। ये 5-7 सेंटरों को एकदम तेजी से उठाने की जरूरत है देश के डेवलपमेंट के लिए। उसमें अगर ये बदले की राजनीति में समझ चला जाएगा दीदी का, लेफ्ट वालों ने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूं, दिखा तो वही दिखा, इससे मुझे पीड़ा हुई है। मेरा बंगाल बर्बाद हो रहा है, मुझे पीड़ा हुई है। और लोगों ने जानकारी दी तो चुनाव में मुझे लगा कि भी मुझे अब सच बोलना पड़ेगा। और लोकतंत्र में चुनाव एक ऐसा विषय होता है जिसमें लोक शिक्षा करनी चाहिए। हमारी बात लोग माने या ना माने तो अलग बात है, लेकिन हमने धोखेबाजी नहीं की। चेंज ऑफ हार्ट। 3 हफ्ते में आपकी मत बदल गई? 3 हफ्ते नहीं जी, मैं उस समय तो अप्रैल में गया था। अप्रैल 9 और मई 4 के बीच। अरे भाई मैं तो अभी गया ना, मई 4 में तो मैं 1-2 लड्डू की बात करके। क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी नहीं? आपको क्या मोदी जी, एक बात है कि क्या आपको इस बात आपको नहीं लगता कि यू शुड हैव केप्ट द डोर ओपन विथ ममता, विथ मायावती? डोर ओपन रखने का ये भी तो तरीका हो सकता है। मैं समझ में नहीं आया मुझे। जितना समझा सकता हूं बता दिया। ये भी तो डोर ओपन का तरीका हो सकता है। जरा विस्तृत रूप से समझाइए। अब ज्यादा अभी नहीं करूंगा, 12 के बाद करूंगा। So you'll change your line after the 12th? मैं कहता हूं ना, देश की जनता ने 16 तारीख को राजीव गांधी के जाने के बाद ऐसी मजबूत सरकार नहीं दी है जो इस बार देने वाली है देश। Modi ji, what about Jayalalitha? You know, she has been attacking you by punching holes in your development record, but I find it interesting that except one rally in mid-April, you have not personally criticized her. It was felt for a long time that if required, Jayalalitha would be one of those. She came for your, when you were sworn in, that she would be, that she would be one of those who would be a natural ally. Do you consider Jayalalitha a natural ally, a potential ally, someone you can work with if required? मैं बताता हूँ, आप ये अलाइज के अंदर समय बर्बाद मत कीजिए। आपके 6 सवाल एक विषय पर हो गए। मैं विस्तार से बता चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजयी हो रही है। राजीव गांधी के जाने के बाद ये सबसे अच्छी स्टेबल गवर्नमेंट बनने वाली है। तो एक विषय पूरा हो गया। दूसरा पार्ट है देश चलाने का। मैंने पहले ही कहा, हिंदुस्तान की किसी एक दल का एक एमपी भी चुन करके आएगा, एक इंडिपेंडेंट भी चुन करके आएगा, मेरे लिए वो 125 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधि है। मेरे लिए वो सम्माननीय इस देश का सांसद है। इन सबके साथ मेरा उत्तम से उत्तम व्यवहार रहेगा। ये मैं 50 बार बोल चुका। नहीं, मुझे लगा कि आपने जब कहा, अपने कोई लड़के साथ हो उनको बुला। मुझे लगा कि आपने जब ये बात कही कि ये भी एक तरीका है, in that you are indicating that if required you can work together with all these parties in some way or the other in the future. देखिए, ये फायदे वाला विषय नहीं है। मेरा फायदा हो तो मैं साथ चलूं, मेरा फायदा ना हो तो ना चलूं। देश चलाने का यही तरीका होता है, सबको साथ लेकर के चलना। चुनाव में मैं भले ही टाइम्स नाउ से तू मैं कर लूं, लेकिन जब मुझे देश चलाना है तो मुझे टाइम्स नाउ को भी देश चलाने के काम में जोड़ना होगा। ये तो एक जिम्मेवारी है जी। आप राजनीति से बाहर निकलो ना, बहुत हो गया भाई। कब तक राजनीति करते? ये इलेक्शन चल रहा है तो इलेक्शन चल रहा है तो पॉलिटिकल इश्यूज ही तो पूछ रहे हैं। दामाद श्री करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले। तो isn't that a indication of the BJP, and since you are the prime ministerial candidate, your personal vendetta against the Gandhi family? मेरा 14 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई मेरे पर वेंडेटा का आरोप नहीं लगा सकता। Mr. Adani himself came out and gave a series of press conferences, and he gave a series of interviews. Now, I know, Mr. Modi, what you will say, and I know that the Supreme Court has praised Gujarat for land acquisition. But I have just one question for you on that. That the one part which I find difficult to understand, and I want clarity from you as a Chief Minister for more than 10 years in Gujarat, is that how was land given at rates of 1 to 32 rupees per square meter for Adani's, but I am told for Tata Motors it was given at 900, for Ford India it was given at 1100. So why is there such a difference in the rates at which other corporates have been given land as opposed to others? पहली बात है,
कि आप अहमदाबाद में जमीन लेने जाएंगे और कच्छ के रेगिस्तान में ले जाएंगे तो दोनों में फर्क होगा कि नहीं होगा? टाटा अहमदाबाद में है, कच्छ अदानी रेगिस्तान में है। दूसरा, वो समुद्र की मास लैंड है। तीसरी बात है अर्नब, ये आंकड़ों का विषय होता है। क्या आप चाहते हैं कि मेरी सरकार आपको सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे और वो आप देश को दिखाएं? इतना करेंगे? क्योंकि यहीं पर जमीन कांग्रेस की सरकार ने 20 पैसे में दी है। इतना ही नहीं, इसी जगह पर इतने ही दाम से भारत सरकार को गुजरात ने 1000 बीघा जमीन दी है। 1000 बीघा, उसी जहां अदानी का है ना, उसके बिल्कुल एडजॉइनिंग 1000 बीघा जमीन सेम रेट से भारत सरकार ने भी ली है। क्योंकि वो मासी लैंड है। एक्चुअली तो जमीन दिखती ही नहीं है, वो पानी होता है, उसमें उनको फिलिंग करना पड़ता है। और वहां पर कोई एक किसान की एक तिनका भी उगता नहीं, वो जमीन है। और इतना ही नहीं, अदानी को पूरे हिंदुस्तान में जो जमीन मिली है, क्या उसकी रिसर्च आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कांग्रेस सरकारों ने जमीन दी है, वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मेरे यहां, अच्छा, कल भारत सरकार के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने भी कहा कि लैंड एक्विजिशन के संबंध में गुजरात सरकार की बहुत ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है, किसी की फेवर करने वाली नहीं है, किसी का नुकसान करने वाली नहीं है। अब भारत सरकार का खुद का रिपोर्ट कहता है, अब ये पॉलिटिकल गिमिक चल रहा है, खुद अदानी ने जवाब दिए हैं, गुजरात सरकार ने जवाब दिए हैं। इस पर मेरा पूरा डिटेल सोशल मीडिया पे मेरा एक प्रेजेंटेशन पड़ा हुआ है, उसको देखिए। मैं जरूर देखूंगा, मगर मैं सिर्फ एक फॉलोअप उसका करूंगा। आपने कहा कि लैंड गांधीनगर अहमदाबाद में, मगर ये टाटा मोटर्स और फोर्ड इंडिया की लैंड सानंद में थी और मारुति सुजुकी लैंड हंसलपुर में थी। सानंद ये 20 किलोमीटर के अंतर पे है, 30-40 किलोमीटर की रेंज में है। और मैं चाहूंगा कि इस बात पर आपके जो मिनिस्टर है, जैसे आपके इंडस्ट्री मिनिस्टर सौरभ पटेल और आनंद शर्मा के बीच में डिबेट हो। आप, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यू आर रेडी फॉर ओपन डिबेट? हम तो इसके बजाय डिबेट की क्या जरूरत है? आपकी एक टोली बिठाइए इंडिपेंडेंट, जिसको रेवेन्यू लॉज मालूम हो, और आप पूरा इतना कीजिए, हिंदुस्तान में अदानी किस किस राज्यों में है, कहां कहां उनको क्या मिला है। दूसरा, गुजरात सरकार ने पॉलिसी के बाहर कुछ दिया है क्या? मेरी पॉलिसी गलत है कि नहीं, उसका तो डिबेट हो सकता है, लेकिन क्या मोदी ने पॉलिसी के बाहर, और पॉलिसी होती है उसका लाभ अर्नब भी ले सकता है, उसका लाभ टाटा भी ले सकता है, उसका लाभ वड्रा भी ले सकता है, पॉलिसी का। कैन टॉक्स एंड टेरर कंटिन्यू? बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज में बात सुनाई देती है क्या? I think there is need for some clarity, and I'll take a few more minutes. मुझे जाना पड़ेगा। I'll take a few more minutes, Mr. Modi. My first question is that when the price of petrol is increased, the BJP calls it a betrayal of the people. Now, crude prices will continue to increase. This will be your real test. You have been critical of subsidies in the past, Mr. Modi. Can you really afford to pull back subsidies, given your own political positions on issues of price rise? किसने कहा ऐसा आपको? मैंने कब ऐसा कहा? Well, you have. कहां चला है? Well, मेरा मत ये है, I can quote you, Mr. मैं बताता हूं, मैं ये कहता हूं कि देश की तिजोरी पर सबसे पहला हक गरीबों का होता है। सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए। सरकार वो हो जो गरीबों का सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए करे। ये मेरे शब्द है भाई, आप कहां से लाते हो? कंटिन्यू द फूड सब्सिडी? पहली बात है, मेरे गुजरात में भी मैं आज भारत सरकार ने हमारा कोटा कम कर दिया है। 11 लाख परिवारों को मेरी सरकार के बजट से मैं दे रहा हूं। क्या मेरे देश का गरीब भूखा मरेगा क्या? क्या मेरे देश को भूखा मरने दूंगा क्या? सरकार की तिजोरी किस काम के लिए है? गरीबों के लिए, और इसमें हमारा कमिटमेंट है। देश ऐसा नहीं चल सकता जी। I asked you the question because on January 19th you said Congress party offered doles to win the election. That was seen to be a reference to subsidies. दो चीजें अलग है भाई। आप चुनाव के समय कोई एक गिफ्ट घोषणा करे, उसका चर्चा अलग होता है। इकोनॉमिक पॉलिसी में डाउन ट्रोडन लोगों के डेवलपमेंट की अपनी जो स्कीम हो, वो अलग चीज होता है। दो अलग चीजें हैं। Mr. Modi, your manifesto says, barring the multi-brand retail sector, FDI will be allowed in all sectors which are needed for job and asset creation. Does that mean you will revoke FDI in retail?
देखिए ऐसा है, What signal will that मैं send बताता out हूं। to foreign investors? गवर्नमेंट एक कंटिन्यूटी प्रोसेस होती है जी, कंटिन्यू प्रोसेस होती है। ये देश में बहुत बुरा हुआ है कि सपा वाले एक डिस्ट्रिक्ट बना दे, बसपा वाले उस डिस्ट्रिक्ट को खत्म कर दे, एआईडीएम की एक डिसीजन करे, डीएम के आकर के दूसरा कर दे। देश ऐसे नहीं चलता है, बहुत मैच्योर डिसीजन लेते होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस प्रकार की कटुतापूर्ण बातें कभी नहीं कही है। हमारा ये कहना है कि भाई आज देश को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतना बड़ा धक्का लगेगा, हमारे नौजवानों का रोजगार चला जाएगा और देश की प्रायोरिटी होनी चाहिए जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन के लिए हमारी पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। हमारी प्रायोरिटी जॉब क्रिएशन रहेगी। अगर दुनिया के बाजार में से छाता यहां बेचने के लिए आता है और अम्ब्रेला, और मेरे देश में बेचारा 500,000 छाता बनाने वाला का दुकान बंद हो जाएगा, तो रोजगार का क्या होगा? मिस्टर मोदी, बिकॉज दिस बेसिकली जो मूल सवाल ये है that because of all your years in the RSS and the influence of the RSS and the Andy Marino book on you, which is your political biography, I don't know if it's an authorized or unauthorized biography which has come out, seems to indicate, Mr. Modi, that you were not completely in agreement with the RSS on their economic views. So my very simple and straight question to you, Mr. Modi, is this, that will you be guided more by the pro-market reformist approach, which you have shown a lot of enthusiasm for, or will you be guided more by the Swadeshi RSS approach? पहली बात है, जितनी किताबें मेरे पर लिखी गई है, पॉलिटिकल बायोग्राफी हो, ऑटोग्राफी हो, जो भी लिखा गया होगा, न मैंने किसी को लिखने के लिए कहा है, न मैंने ऑथोराइज किया है। और कुछ लोगों ने बहुत बेईमानी करके मेरे नाम का उपयोग किया है, लेकिन मैं बोला नहीं हूं। लेकिन आज आप पूछ लिए तो बोल रहा हूं, मैं किसी को मान्यता नहीं देता हूं। ये सब अब मैं देख रहा हूं कि पिछले 30 दिन में शायद 150 किताबें आई हैं। जरूर, तो अब उनकी जिम्मेवारी। लेट्स लीव दैट असाइड, बट माय क्वेश्चन, नंबर 1 तो वो ये विषय आई टेक केप दैट असाइड। दूसरा आरएसएस की थिंकिंग आर्थिक विषयों पर इतनी है कि भाई भारत का गरीब आदमी का भला हो, ये वो सोचते हैं। जहां तक मैं सरकार में बैठ रहा हूं, मैं मानता हूं कि जो लोग देश के हित की इकोनॉमी सोचते हैं, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। Mr. Modi, on the issue of Pakistan, because your foreign policy will be central on Pakistan, you have said now in a recent interview that a confrontational approach is not the best approach in foreign policy relations. So, will you allow talks to continue despite ceasefire violations, despite infiltrations, because these ceasefire violations and infiltrations have really crossed all limits, especially in the last 5 years of the UPA. In your speeches, you've taken a very strong view on it. Can talks and terror continue? बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज में बात सुनाई देती है क्या? बम, बंदूक, पिस्तौल के धमाकों के बीच आवाज सुनाई देती है क्या? तो बातचीत के लिए सुनाई देती आवाज के लिए तो बम, बंदूक, धमाके बंद होने चाहिए। बातचीत के लिए बंद होने चाहिए। बंद होने के बिना बात हो नहीं सकती। बम, बंदूक, पिस्तौल की आवाज यहीं पे मैं और आप बात कर रहे हैं और धमाके हो रहे हैं, तो बात होगी क्या? कैसे होगी जी? So what this means is that you cannot continue the export of terror from Pakistan, infiltration. भारत की संसद का सर्वसम्मति ओपिनियन है और हिंदुस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस ओपिनियन को बदलने का अधिकार नहीं है। So can talks continue? My question is on talks, Mr. Modi. Can talks continue with Pakistan? For example, they have not moved 1 inch, Mr. Modi, on the 26/11 trial. Right. And there will be वो सारे इशू आज भी वैसे के वैसे खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। तो आप अगर प्रधानमंत्री बनेंगे और पाकिस्तान का रवैया बदले नहीं, अगर 26/11 ट्रायल में प्रोग्रेस नहीं हो, अगर इन्फिल्ट्रेशन कंटिन्यू रहे, अगर एक्सपोर्ट ऑफ टेरर कंटिन्यू रहे, तो क्या टॉक्स आपकी सरकार करेगी पाकिस्तान के साथ? आप नेगेटिव क्यों सोचते हो? अगर देश मजबूती का एहसास कराएगा तो साथी भी बदलेंगे, पड़ोसी भी बदलेंगे, माहौल भी बदलेगा। अगर बदले नहीं तो बातचीत क्या हो सकती है? बहुत सीधा सवाल है मेरा।
Modi ji. आपका निराशा में पैदा हुआ सवाल है, मैं आशावादी जवाब दे रहा हूं. But why don't you say that talks and terror cannot continue? That was the position of the BJP for all these last few years. भाई मैं वही कह रहा हूं जी, देश की सरकार मजबूत होगी तो समस्याओं का समाधान अपने आप शुरू होगा. So talks and terror cannot continue. That was the position of the BJP when it was out of power. मैंने अलग शब्दों में कहा कि बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज में आवाज कहां सुनाई देती है. मैंने वही तो कहा आपको. Exactly. So you've said that you and I are saying basically the same thing. Mr. Modi, recently the Interior Minister of Pakistan reacted and some say overreacted to your comment on Dawood Ibrahim. And now my question to you is, considering that the UPA government has completely failed to bring Dawood Ibrahim, or we keep giving them files on Dawood Ibrahim. If I'm not mistaken, we gave them another file a few days back. Will you adopt the same tactics of asking and pleading with Pakistan to cooperate on Dawood Ibrahim? Because all the intelligence proof is that he is in Pakistan, that he lives in Karachi, and he has the support and patronage of the Pakistan government and the ISI. मैं मानता हूं ये नॉन इश्यू का आप इश्यू बना रहे हो. नॉन इश्यू इन द सेंस इस लेवल का इश्यू नहीं है जो हमको. सुनिए, इस लेवल पे जहां चुनाव आज देश का पहुंचा है, वहां अगर आप इसी खिलौने से खेलोगे तो आप अच्छा नहीं कर रहे हो. नंबर वन, मेरी डिबेट क्या थी? मुझे सवाल पूछा गया था शिंदे के विषय में. मेरा जवाब भारत के गृह मंत्री के संबंध में है. मेरा जवाब किसी टेररिस्ट या किसी अंडरवर्ल्ड वाले के व्यक्ति के संबंध में. मेरा क्या था? उन्होंने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में? मैंने इनका कहा, मैंने कहा देखो भाई ये काम पत्रकार परिषदों में नहीं होते हैं. मैंने कहा ये ओबामा ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑपरेशन किया क्या? तो मैंने कहा मैं चुनाव के समय ऐसी बयानबाजी ये होम मिनिस्टर को शोभा नहीं देती. मेरा इतना ही जवाब है. मैं उस व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं, नहीं मुझे टाइम खराब करना चाहिए. गवर्नमेंट मशीनरी है, अपना काम करेगी. Now, what you said, I know. You said, did the Americans talk with Bin Laden? I know what you said there. But my question is, can the old policy continue vis-a-vis the old? मैंने ये कहा क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑपरेशन किया था? मेरा शब्द ये था. ये शिंदे जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ती है? मोदी जी चुनाव के समय इस प्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शिंदे जी को शोभा देता है क्या? ये दैट वाज माय इश्यू. वाज शिंदे, इश्यू वाज अ स्टेटमेंट, इश्यू वाज नॉट अ कंसर्न पर्सन. Mr. Modi, on America, I know you've been asked the question on the visa ban, and you've given a reply. I don't want to repeat the same question and get the same answer. I just want to ask you one question to get your full sense on foreign policy. Mr. Modi, there has been a view that the UPA government has been soft on foreign policy issues. You have talked about it yourself. And also, especially, there has been a view that the Manmohan Singh government has been too soft towards America. I'll give you one example and I want an answer, which I think will allow our viewers to read your mind. Mr. Modi, recently the Brazilian president, Dilma Rousseff, she called off a state visit to the United States in September last year because there were news reports that America had spied on her communications as well as that of other Brazilians. Mr. Modi, at the same time, it was also revealed that the United States snooped on the Indian embassy as well. यानी कि हमारे एम्बेसी पे उन्होंने स्नूप किया, हमारे जो दूतावास है वहां पे, और इंडिया वाज द 5th मोस्ट ट्रैक्ड कंट्री बाय the American intelligence agencies. It was revealed officially. In such a scenario, I want to know from you, would you have reacted in the way that the Brazilian president did, or would you have reacted in the way the UPA government reacted when this fact came out? When we will get the first-hand information, we'll analyze it and we'll come to the conclusion what to do. Would you have been tougher? My simple answer is, I don't have any information. I can't go through the media reports. Once I'll get when we will there in the government, we'll get the correct information, we'll analyze it, and we will formulate our strategy. Mr. Modi, 2 more questions. One, the question which you've been asked very often. In a Narendra Modi government, will Rajnath Singh or Sushma Swaraj be in Narendra Modi's cabinet? Will they find space in the cabinet? थैंक यू, आपने गवर्नमेंट बना दी. कुछ काम मेरे पर छोड़ दीजिए, मेरी पार्टी की टीम पर छोड़ दीजिए. टीम बैठ करके चर्चा करें. You know the context of my question. That will they find space in your team will decide. The whole team will discuss, will decide क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. Mr. Modi, one view is that you've run a very effective campaign, a very tough campaign, and a very aggressive campaign.
when and if you form the government, Mr. Modi, the same strength of yours, that you can take a lot of responsibility upon yourself, is used by some critics to say that could be a weakness, that you over-centralize. I want you to give your clear view today before we wrap up the interview on how you will. मेरा व्यू लेने के बजाय अच्छा होगा मेरा 14 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया जाए। आपको हैरानी होगी, ये गुजरात की इतनी विकास की जो क्रेडिट मुझे दी जा रही है ना, वो गलत है। सचमुच में टीम काम कर रही है। आपको हैरानी होगी, मेरे पास कोई काम ही नहीं है सरकार में। 14 साल से मेरे पास कोई काम नहीं है जी। मैं कोई काम सरकार का नहीं करता हूं। मेरी टीम को मैं काम दे दिया है, सभी मंत्री स्वतंत्र हैं। हाँ, हम सप्ताह में एक दिन बैठते हैं, सब मिलकर के डिस्कस करते हैं, इवेल्युएट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इससे ज्यादा मेरा कोई रोल ही नहीं है। और इसलिए मेरी गुजरात की जो सफलता है, वो सफलता इस बात में है कि टोटली सारी टीमों को एम्पावर किया हुआ है, वही करते हैं। दूसरी बात है मुझे जो भगवान की मेहरबानी है, मुझे मैं अभी भी मानता हूं कि हर आइडिया को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए, देन इंस्टीट्यूशनलाइज एक्टिविटी विल वर्क। और मैं एक उदाहरण दूं आपको। जब नया मैं 2002 में गुजरात खत्म हो गया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा वगैरह चल रहा था, आई डिसाइडेड टू हेड ऑन। मैंने 2003 में सारे अप्रचार के बाद तय किया, वाइब्रेंट गुजरात करूंगा, इन्वेस्टर्स को लाऊंगा। सारा मीडिया मेरे खिलाफ था, सारा इतना जोर लगाया था जैसे कोई गुजरात में कोई 1 रुपया डाले जैसे कोई पाप कर रहा है, ऐसा माहौल बना दिया था। हम लगे, मैं करीब 8-9 महीने मेहनत किया, रोज समय देता था, मीटिंग करता था, वाइब्रेंट समिट मेरे अफसरों में भी उत्साह भरना था। 2005 का आया तो मैंने मुश्किल से 2-4 मीटिंग में पूछा क्या हो रहा है। 2007 में आया तो जब आकर उन्होंने जो ब्रीफिंग किया साहब ऐसा हो रहा है। 2009, 2011, 2013 वाइब्रेंट समिट हुआ, मैं सिर्फ उद्घाटन के समय गया हूं, मुझे मालूम नहीं है कि किस प्रकार का ऑर्गेनाइज हो रहा है, और चीजें पहले से बहुत अच्छी हुई। मेरे यहां मैं कृषि महोत्सव करता हूं, 1 महीना भर गांव में जाता हूं, खेत तक जाता हूं, पूरी सरकार को ले जाता हूं। शुरू में मैंने इस कंसेप्ट के लिए 15 दिन 20 दिन मेहनत किया। आज 10 साल से मैं सिर्फ, मुझे सूचना आती, मैं कार्यक्रम में चला जाता हूं, बाकी इंस्टीट्यूशन वर्क, सिस्टम वर्क। तो मुझे कार्य करने की मेरी जो आदत है, बेसिकली मैं संगठन का व्यक्ति हूं, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये मेरे ब्लड में है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो या टाइम रिसोर्स हो, मनी रिसोर्स हो, जो भी हो, ये मुझे परमात्मा ने गिफ्ट दी हुई है। खुद मैं कुछ नहीं करता जी, कुछ नहीं करता जी। आपको हैरानी होगी, और शायद हिंदुस्तान में सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार करने की हिम्मत कोई राजनेता में नहीं होगी। मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं बताता हूं जी, सब मेरी टीम करती है, बहुत अच्छे ढंग से कर रही है, और टीम ही करनी चाहिए, मेरा मत है। Mr. Modi, thank you very much. थैंक यू भैया, थैंक यू। Thank you very much for talking to me. टाइम्स नाउ के दर्शकों को मेरा नमस्कार, और आप सबको मैं टाइम्स नाउ के माध्यम से कहता हूं, पूरे देश में 8 चरण पूर्ण हो चुके हैं, 9वां चरण भी पूर्ण हो जाएगा। लोकतंत्र की ताकत देश की जनता है। मैं जनता को नमस्कार करता हूं।